दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस पार्ट में हम करेंगे सीटेट जो 2024 में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन, जो कि हमारा आने वाला 2026 में जो फरवरी को होने वाला है पेपर, उसमें हमें ताकि थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इस पार्ट में हम करेंगे 2024 के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, और उसका जो पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा पार्ट फर्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। पार्ट 1 वाला हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, पहला ऑप्शन है, केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, वातावरणीय कारकों से नहीं। बट ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी का भी बुद्धि है वो हेरिडिटी तो होगी उसमें, लेकिन जैसा एटमॉस्फेयर उसको मिलेगा तो उसकी बुद्धि भी थोड़ी बहुत उससे प्रभावित होगी। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसका दूसरा ऑप्शन है, प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में। तो केवल रटना और याद करना ही बुद्धि नहीं होती है, तो इसको ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में। तो मुख्य रूप से जो इमोशन होता है उसी को का जो अध्ययन करते हैं, हम अधिगम करते हैं, उसी को बुद्धि नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन 4, हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन? ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, शिक्षण की एक विधि जो मानक पाठ्यचर्या के सख्त पालन पर जोर देती है। तो ऐसी तो कोई शिक्षा है नहीं जो सख्त पालन पर जोर देती है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिकतम प्रयोग पर जोर देता है। तो प्रगतिशील शिक्षा नहीं होती, वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, तो शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जो अनुशासन और रट्टा मारने पर जोर देता है, तो रट्टा मारने वाला ऑप्शन हमेशा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। ये बात तो सही है कि अक्सर चुप रहती है। दूसरा है, कारण इसका क्या है, आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्याओं को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। कि वो लड़कियां एबल ही नहीं है कि वो माध्यमिक विद्यालय की जो चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या है उसको समझ सके। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। तो ये क्या कहेंगे अब ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 2 ए सही है और लेकिन आर गलत है। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मूल्यांकन की प्रकृति डॉट डॉट होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डॉट डॉट होना चाहिए। तो मूल्यांकन की जो प्रकृति है, नेचर है, वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन गतिशील नहीं होना चाहिए बल्कि वस्तुनिष्ठ बोलेंगे हम। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ यहाँ पर 2 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर
ए एंड ऑप्शन नंबर 3 में, सॉरी 1 और 3 में है। लेकिन देखिए मूल्यांकन का कार्य मानकीकृत होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, इन दो ऑप्शनों में से कौन सा होगा? तो और ऑथेंटिक होना चाहिए उसका नाम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वस्तुनिष्ठ प्रामाणिक, ठीक है। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और ऑथेंटिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आकलन करते समय, अधिगम का आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों, स्टैंडर्ड टेस्ट पर निर्भर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कथन कुछ सही नहीं लग रहा है। दूसरा बोलते इसका कारण, निष्कर्ष संबंधित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है, तो यह सही लग रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है। देखिए कोई भी अगर टेस्ट होता है तो अधिगम का आकलन करना है हमें, ठीक है। अधिगम का आकलन मतलब हमने कितना पढ़ाया है, वो उसका बच्चे को कितना आया है उसका आकलन करने के लिए हमें मानकीकृत परीक्षण करना पड़ता है। जैसे बच्चों का उपलब्धि परीक्षण भी एक मानकीकृत ही परीक्षण है, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है कि निष्कर्ष संबंधित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना में एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है, तो यह भी सही है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर हमारे पास एक फिक्स जो हमारा आकलन पद्धति है या फिर मानकीकरण है, जैसे हम मान लीजिए किसी बच्चे के 80 या 89 मार्क्स आ रखे हैं, तो हम कौन सा ग्रेड दे देते हैं उसको, ग्रेडिंग सिस्टम में ए। तो हमारे पास एक निर्धारित प्रदर्शन मानक है ना कि इसके मार्क्स कितने हैं, तो ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन सही है, लेकिन इन दोनों में कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है? तो इनमें से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक मतलब एनालिटिकल स्किल को बढ़ाता है? तो पहला है, स्तनधारियों में प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया? पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण तथा कुछ गैर उदाहरण बताइए। एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है? तो विश्लेषण कैसे करेंगे, वो एनालिसिस कैसे करेंगे? एनालिसिस का अर्थ होता है कि देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एनालिटिकल स्किल कैसे होगा, जब वो चीज़ों को तोड़ तोड़ के जानेंगे। जैसे यहाँ पर स्तनधारियों के लक्षण हैं तो वो फिक्स हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्तनधारियों ने अपने को वातावरण में कैसे अनुकूलित किया, यह ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसी के माध्यम से बच्चे के अंदर विश्लेषणात्मक कौशल आएगा। और वो कैसे आएगा, देखिए स्तनधारियों ने किस प्रकार से वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया, तो इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, और हो सकता है कि ये वाली जानकारियाँ भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती। अर्थात मतलब एक समावेशी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चे हैं, तो वो विभेदी निर्देश का पालन नहीं करती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक समावेशी कक्षा विभेदी निर्देश का पालन नहीं करती है। विभेदी निर्देश इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। An inclusive classroom does not offer differentiated instruction। लेकिन देखिए ये गलत है, ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि देखिए एक समावेशी कक्षा है तो उसमें हो सकता है स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, अलग अलग प्रकार के छात्र होंगे, तो उनके लिए अलग अलग निर्देश का पालन तो करना पड़ेगा, उनको अलग निर्देश देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यह जो अभी कथन है यह गलत हो जाएगा। ठीक है, और कारण है, इसका कारण बता रहा है कि समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों, मूल्यांकन विधियों को प्रदान करने के समान अवसरों पर जोर देती है। ये तो सही बात है, लेकिन वहाँ बच्चे विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के बच्चों को विभिन्न निर्देश दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यह भी कथन इसका कारण गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ए और आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। use of people first language such as using the description student with learning disability instead of learning disabled student। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समावेशन के मानवाधिकार का दृष्टिकोण के अनुरूप है, समायोजन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है, अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर दिखाता है, अक्षम लोगों की सही पहचान और नामीकरण में बाधक है, अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना में सही नहीं है। तो इसमें देखिए व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग करता है, तो यह उसका एक मानव अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि समावेशन के बहुत से अधिकार होता है ना, तो दृष्टिकोण होते हैं समावेशन के, जैसे मानव अधिकार का कि हर व्यक्ति को शिक्षा पाना चाहिए, उनका यह मानवीय अधिकार है। और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे डाइवर्सिटी का दृष्टिकोण, तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप। ठीक है, क्योंकि उनको भी तो अधिकारी है शिक्षा पाने का, चाहे वो अक्षम है अगर, फिर भी। तो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9। दृष्टि बाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है? तो यहाँ पर देखिए दृष्टि बाधित है तो उनको कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2, केवल बी और सी। देखिए बी में क्या है? ब्रेल है, ब्रेल जो जिसमें इस प्रकार के छिद्र टाइप के होते हैं, जिससे वो पता उसमें उंगली फेरते हैं तो पता चल जाता है कि ये बी है करके। ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं वो। और दूसरा है सी, तो वाक पहचान सॉफ्टवेयर, भाषण से पाठ। ठीक है, तो वाक पहचान सॉफ्टवेयर की एक क्या बोल रहा है करके उनको पहचाना है। ये दोनों ही क्या है? दृष्टिबाधित के लिए उपकरण है। ठीक है, सांकेतिक भाषा का उपयोग तो अब वो कम से कम हाथ तो देखने चाहिए उन्होंने संकेत देने के लिए ना, जैसे दूरदर्शन वगैरह में कभी पीछे से सांकेतिक भाषा में भी बताया जाता है, बट एटलीस्ट उनको देखने में सक्षम होना चाहिए वो। और अगर दृष्टिबाधित है तो ब्रेल और वाक पहचान सॉफ्टवेयर का ये
उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10। स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि स्वलीनता ऑटिज्म जो कि खुद में ही व्यस्त रहते हैं। ठीक है, कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो। ये तो गलत बात है। यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टि संबंधी मदद और संकेत से बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसी से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।